दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। हम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आज 15 पार्ट हैं, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन बनी होगी, उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। पहला कथन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन। और चौथा है भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे कूट दिए गए हैं। कूट है केवल एक और दो, एक दो और तीन, एक तीन और चार। चलिए हम आते हैं वापस कथन पे। देखिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी को हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसने किया था? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी गठन क्यों किया गया था? देखिए, 1919 की भारत शासन अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। ठीक है, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था और 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। तो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया उस टाइम 1922 तक। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तब गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल और C.R. दास ने सोचा कि चलिए हम कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़ने का विचार करते हैं, और इस विचार को प्रस्तुत किया भी। लेकिन 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया, और ऐसे में C.R. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया। तब जाके 1923 ईस्वी मार्च 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का जो उद्देश्य था कि चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है, पहला कथन देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, उसके बाद ही स्वराज पार्टी का गठन किया गया, ये सही है। दूसरा है काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ये भी कथन हमारा सही है। यानी कि पहला और दूसरा हमारा अभी तक कथन सही है। तीसरा और चौथा कथन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, नहीं, ये कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है। भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, तो ये भी कथन गलत है। दूसरा और पहला हमारा कथन गलत है, पहला और दूसरा कथन हमारा सही है, बाकी 3 और 4 कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? सुभाष चंद्र बोस, C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है आपका 1 2 3 4, 1 2 और 3, 2 और 3, 2 और 4। दोस्तों, आपको हमने पिछले ही क्वेश्चन बताया था, पहले क्वेश्चन बताया था कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। असहयोग आंदोलन समाप्त 1922 में हो गया, उसके बाद एक गतिरोध हो गया कांग्रेस और C.R. दास के बीच में। C.R. दास चाहते थे कि कांग्रेस जो है विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई लड़े, लेकिन 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद C.R. दास क्या किए? C.R. दास कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर मार्च 1923 ईस्वी में
मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। तो इसलिए यहाँ पर 2 और 4 यानी कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मैच हो रहा था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 2 और 4। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए नवंबर 1923 ईस्वी में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटों पर स्वराज पार्टी ने जीत की थी। इसमें मध्य प्रांत में, ठीक है, मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला था। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। बम्बई और संयुक्त प्रांत में इन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में, ध्यान रखिएगा, मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिल सकी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया, जिसमें जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक, उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शामिल थे। तो इसलिए जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ह्यूम एनिवेशन। तो जो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं वो चित्तरंजन दास हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा चित्तरंजन दास। देशबंधु का जो तात्पर्य है वो है द फ्रेंड ऑफ नेशन, देशबंधु का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, देखिए, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम पार्टी, इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन लिबरल फेडरेशन। देखिए, एक तो 1907 में भी कांग्रेस में विभाजन हुआ था, ठीक है, 1907 यानी कि सूरत में विभाजन हुआ था, सूरत के अधिवेशन में। उस समय उदारवादी ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। लेकिन मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में मत भिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस में पुनः विघटन हो गया। ऐसे में इस बार जो है उदारवादी जो थे वो कांग्रेस को छोड़ दिए। जो 1907 में हुआ था वो क्या हुआ था? 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस बार यानी कि मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद उदारवादियों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में, किसके? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस की उदारवादी एवं नरमपंथी नेताओं ने मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा इंडियन लिबरल फेडरेशन, और जब हिंदी इसका है अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक। अगला देखिए छठवां क्वेश्चन है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सर हरि सिंह गौर, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो प्रथम अध्यक्ष था वो विट्ठल भाई पटेल, ठीक, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? पहला ऑप्शन है भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। दूसरा है साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। तीसरा है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। और चौथा है साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। चलिए हम आपको पहले बता दें कि साइमन कमीशन
क्यों आया था। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के एक प्रावधान में बताया गया था, एक प्रावधान किया गया था कि अधिनियम यानी 1919 अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष, कितने 10 वर्ष पर एक वैधानिक कमीशन की नियुक्ति की जानी थी, ठीक है, जिसे 1919 के अधिनियम के कार्य संचालन की जांच पड़ताल करनी थी कि या आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में। लेकिन ये 10 वर्ष यानी कि 1929 में होना था, लेकिन ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार ने, ठीक है, उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार थी, इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले, किसकी समीक्षा है, जो ये समीक्षा यह करना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा, इसकी समीक्षा करने हेतु 2 वर्ष पहले बनना था। 1929 में 1929 ईस्वी में आयोग बनना था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व यानी कि 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। और साइमन कमीशन में जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। कौन था? जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। इस आयोग में टोटल 7 सदस्य शामिल थे। कितने मेंबर? 7 सदस्य शामिल थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया और विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा और बम्बई पहुंचने के बाद जहां जहां भी साइमन कमीशन गया वहां पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो यहां पर हमारा ऑप्शन है सी से हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 7 क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। अभी पिछले ही क्वेश्चन बताया है कि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 1928 ईस्वी में ये भारत पहुंचा, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा 1927 ईस्वी। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है। कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। ये आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1919 भारत शासन अधिनियम जब बना था उसके 10 वर्ष बाद एक कमीशन की नियुक्ति होनी थी या फिर एक आयोग की नियुक्ति होनी थी, जिसमें यह तय करना था कि क्या यह अधिनियम व्यवहार में सफल है, या व्यवहार में सफल है तो कहाँ तक सफल है, तो ये पूछताछ करने के लिए की गई थी, इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा है उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल। उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार थी। कंजर्वेटिव सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी और यह कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा था। अगला है तीसरा कथन देखिए, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। ये भी कथन सही है, तीसरा भी कथन सही है। और जो चौथा कथन है भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, बिल्कुल विरोध किया था, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे। तो इसलिए हमारा पहला कथन, दूसरा और तीसरा और चौथा चारों कथन सही है। तो यहाँ जो कूट दिए गए हैं 1 2 1 2 3 2 3 4 और उपयुक्त सभी, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू, J नेहरू, RK नेहरू ने, BL नेहरू ने। तो जो साइमन कमीशन को उत्तर देने के लिए नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट बेसिकली 1928 में तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था? ML नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था और इसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे सचिव थे और 2 मुस्लिम सहित टोटल इसमें 9 लोग शामिल थे। तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ML नेहरू ने। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किस की अनुशंसा की गई थी? पहला है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन, तीसरा है संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, और नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर डी 1 2 3। चलिए कथन पे चलते हैं। कथन में लिखा है भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई थी। उसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, अधिराज्य का दर्जा चाहिए। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। तो इसलिए दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, साथ ही भारतीयों के लिए भाषण देना, समाचार पत्र निकालना, सभाएं करना या संगठन बनाना आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकार का भी प्रावधान किया गया था। इसलिए तीसरा भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो गलत, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 और 3। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। अपना उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। कूट 1 2 और 3, 2 3 और 4, 1 और 2, 3 और 4। देखिए आपको बता दें कि वर्ष 1928 ईस्वी यानी कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर किया था। इस लीग का जो उद्देश्य था डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, 1 और 2 यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। देखिए 1921 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। इसमें मौलाना हसरत मोहानी जो है एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वो प्रस्ताव था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में, ठीक, और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। 1921 में कांग्रेस के जो अहमदाबाद अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा हसरत मोहानी। अगला देखिए 14वां, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कब? 1919, 1929, 1939, 1942 में। तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो उस समय जो अध्यक्षता की थी 1929 लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इससे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यानी कि 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसमें ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 1 वर्ष में, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार कोई भी उत्तर नहीं दिए और ऐसे में दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की कांग्रेस की और एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया।
जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात का घंटा बजा तो कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला देखिए 15वां, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को स्वीकृत की गई, या असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ, या फिर लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए जो 1929 का लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, उस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो उन्होंने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को रात में घंटा बजा तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा तिरंगा फहराया और कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृत किया गया। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र या फिर त्रिपुरी सत्र? तो यहाँ पर बी ऑप्शन से हो जाएगा लाहौर सत्र। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। आगे चलकर फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई, उसमें महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया गया। इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा लाहौर सत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के समय यानी या दांडी मार्च के समय 12 मार्च 1930 ईस्वी, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था और साबरमती आश्रम से कुछ साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर दिया। 24 दिन बाद यहाँ 24 दिन तक यात्रा करते रहे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने नमक कानून भंग किया या फिर नमक कानून तोड़ा और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। और सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश में फैल गया। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचिरापल्ली के बेदरानम तक नमक यात्रा की गई। तो यहाँ पर सी हमारा ऑप्शन से जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला है 18वां, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन भाग लिया? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या उपर्युक्त सभी? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू किए थे गांधी जी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किए थे। साबरमती आश्रम से कुछ चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच कर गए और 24 दिनों तक लंबी यात्रा किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के साथ काफ़ी लोगों की भागीदारी इनके साथ रही। इसमें से जो महिलाएं सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय तीनों शामिल थे। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। अगला देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता? देखिए दांडी मार्च है वो 1930 ईस्वी में हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। तो यहाँ 1930, 1942, 1928, 1931 है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन से जाएगा। साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले घटी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब्बास तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। देखिए, आप लोग पता है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च शुरू किए गए थे और 24 दिन तक लंबी यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ा। तो इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हो गई। तत्पश्चात जो आंदोलन का नेतृत्व का भार अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन से जाएगा अब्बास तैयब जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।